हेलो एवरीवन, चलिए आज हमारा नया जो है चैप्टर टॉपिक शुरू हो रहा है ना। मैनेजमेंट। आप सभी मैनेजमेंट के बारे में बहुत चिंतित भी रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए सब्जेक्ट नया है ना। मैंने कहा भी था स्टार्टिंग में ही कि आप जो है मैनेजमेंट उन सब्जेक्टों में से एक रहेगा आपके एग्जाम में जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में। अब आज हमारा मैनेजमेंट का पहला लेक्चर है, आप सभी जानते हैं। और पहला लेक्चर होने के कारण हम इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में समझेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है ये मोस्टली उन लोगों को कम परेशान करेगा जिनका बैकग्राउंड जो है या तो कॉमर्स रहा है या आर्ट्स रहा है ना। क्योंकि वो बहुत सारे जो इसके शब्दावली है, जो इसके बहुत सारे शब्द हैं उनसे इंट्रोड्यूस रहेंगे। पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप परेशान मत होना। जिन लोगों को यदि इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, टेंशन नहीं लेना आप, हम उसको जो है क्लियर कर देंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, मैनेजमेंट, है ना। अब ये जो टॉपिक है, यदि मैं इसकी चर्चा करूं आपके व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं चर्चा आपसे करूं कि पीईबी ने इस सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं और किन किन एग्जाम्स में क्या क्या इस चैप्टर का लेवल रहा है, तो हम उसकी चर्चा यदि यहाँ करें। चलिए तो हम समझते हैं इस चैप्टर का जो वेटेज है। अप्रोक्स में कहूं तो पिछले 5 वर्षों की यदि मैं पीईबी की चर्चा करूं तो लगभग 5 से 7 वर्षों में लगभग 34 एग्जाम्स में लगभग 975 प्लस क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। इस जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपका प्रबंधन है, इससे 975 प्लस क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपके अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए तो हम अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यदि मैं उनको भी आपके लिए टारगेट करूं तो मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से, है ना। मैनेजमेंट आपको हमारी एकेडमी में दो रितेश सर भी पढ़ाएंगे मॉर्निंग शिफ्ट में। कुछ टॉपिक उनके पास है, कुछ टॉपिक मेरे पास है। हम दोनों आपको इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो जो मेरे पास आपके मेजर टॉपिक हैं उसमें सबसे प्रमुख है मैनेजमेंट या प्रबंधन के कार्य, है ना। तो मैनेजमेंट करता क्या है, आखिर में प्रबंधन का काम क्या है, वो सबसे प्रमुख है और उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, अप्रोक्स 50% प्लस क्वेश्चन, आप कह सकते 50% नहीं, सॉरी 75% क्वेश्चन जो है वो केवल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में है। ठीक है, क्या हुआ, जो आपका 10% क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से है। ठीक है, अंकेक्षण जिसे हम कहते हैं और आपका लेखांकन 10% इस पर है और बचे हुए 15% में आपका बाकी का पूरा हिस्सा है मैनेजमेंट का। ये जो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ ये प्रीवियस एग्जाम्स में जो लेवल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अपने मन से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। जो पिछले एग्जाम्स में आपके प्रबंधन का जो लेवल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले एग्जाम्स में कुछ आपका इस तरीके का जो है क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए गए। चलिए तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया कि पिछले एग्जाम्स में क्या लेवल रहा, लगभग किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए। इसलिए मेरा आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर छोड़ के अगले लेक्चर से मैं आपको डायरेक्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर लेकर के चलूंगा। हम मैनेजमेंट के कार्यों के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है इस टॉपिक को समझने के लिए। क्योंकि मैं जब भी कोई भी विषय या कोई भी टॉपिक शुरू करता हूं, जब भी मैंने आपको पढ़ाया हमेशा उसका पहले मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि वो जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो आपके सामने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है मैनेजमेंट और हिंदी में प्रबंधन। तो शुरुआत इंग्लिश से ही कर लेते हैं। चलिए, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या है ना। चलिए तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट टेकेटफुली, है ना। मैनेजमेंट टेकेटफुली मतलब
व्यक्तियों को, अब टैक्टफुली का मतलब क्या हो, चतुराई पूर्वक, है ना, इसका मतलब क्या होता है, चतुराई से, है ना, या बुद्धिमानी से आप कह सकते हैं। मतलब व्यक्तियों को यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी चतुराई से उनको इस तरीके से उनसे कार्य लेते हैं, अपनी चतुराई पूर्वक व्यक्तियों से यदि आप अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से कार्य लेते हैं, तो सर उसको मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए इस मैनेजमेंट में मैनेज, मैन और ये जो टी है ये इसी के लिए है ना, तो मैनेजमेंट, है ना, मतलब व्यक्तियों को यदि आप अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से विभिन्न विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। इसके इंग्लिश के नाम से इसका मीनिंग ये निकल के आता है। अभी सिर्फ मैं आपको सब्जेक्ट नहीं बता रहा, सिर्फ मैं अभी आपको शब्द का अर्थ बता रहा हूं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है ना, ठीक है। तो मैनेजमेंट टैक्टफुली, चतुराई पूर्वक यदि आप व्यक्तियों को किसी कार्य में संलग्न करते हैं, वो मैनेजमेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसके हिंदी के नाम की तरफ। अब सर हिंदी का नाम क्या है इसका, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रबंधन। प्रबंधन, प्रबंधन को शुद्ध हिंदी में कहेंगे और मैं इसको विभाजित करूं तो कहेंगे प्रकष्ट बंधन। प्रकष्ट बंधन का मतलब क्या हुआ, प्रबंधन मतलब प्रकष्ट बंधन, और प्रकष्ट बंधन का मतलब क्या हुआ, प्रकष्ट बंधन का मतलब होता है व्यवस्था करने की क्रिया या भाव। हिंदी में इसका अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, जैसा हमने इंग्लिश का अर्थ देखा वैसे ही हिंदी में प्रबंधन को क्या कहेंगे, प्रकष्ट बंधन। प्रकष्ट बंधन का मतलब क्या होगा, व्यवस्था करने की क्रिया या उसका भाव निकलना प्रकष्ट बंधन कहलाता है, और प्रकष्ट बंधन को ही प्रबंधन कहा गया है, ठीक है। ये है आपके हिंदी में इसका अर्थ। तो इंग्लिश में मैनेजमेंट टैक्टफुली मतलब व्यक्तियों को व्यवस्थित तरीके से कार्यों में संलग्न रखना या बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से कार्यों में संलग्न रखना। वैसे ही हिंदी में प्रकष्ट बंधन का मतलब होता है व्यवस्था करने की क्रिया या भाव। तो दोनों ही तरीके से इसका मतलब वही निकलता है जो आप समझ रहे हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा मर्ज करके और दोनों की डेफिनेशन को नहीं, एक अर्थ हम अपने मन से इसका क्रिएट कर सकते हैं। तो सर प्रबंधन का अर्थ क्या निकल के आएगा, सर प्रबंधन का अर्थ निकल के आएगा व्यक्तियों के समूह से कार्य करवाने की क्रिया। इससे व्यक्तियों के समूह से कार्य करवाने की क्रिया प्रबंधन कहलाता है। यदि आप, मैं कहूँ आप स्वयं अकेले कार्य कर रहे हैं तो क्या वो प्रबंधन कहलाएगा, नहीं। स्वयं या अकेले कार्य करने को हम प्रबंधन नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए या आप स्वयं काम कर रहे हैं तो वहां मैनेज की कोई आवश्यकता नहीं है ना, आप खुद अपने लिए बेहतर तरीके से बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल स्वयं कर सकते हैं। लेकिन यदि कई व्यक्तियों से, कई लोगों से, समूह से आपको किसी कार्य को करवाना है या आप करवाना चाहते हैं तो वो क्रिया प्रबंधन कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। ये सब, ये अर्थ कहाँ से निकल के आया, ये अर्थ निकल के आया उसके नाम से। मैंने आपको कोई डेफिनेशन नहीं बताई, सिर्फ शब्दों के माध्यम से उसका अर्थ बताया। तो जो लोग अभी देख रहे हैं कृपया मुझे ये बताएं कि उसका अर्थ, मीनिंग आपको क्लियर हुआ कि प्रबंधन का वास्तव में अर्थ क्या है या उसका मीनिंग क्या है। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बात करना शुरू करते हैं। चलिए, तो प्रकष्ट बंधन ही प्रबंधन कहलाता है, अर्थात जब आप किसी चीज को, किसी कार्य को किसी व्यक्तियों के समूह से करवाना चाहते हैं तो ऐसी क्रिया प्रबंधन या मैनेजमेंट कहलाती है। चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नया भी है जिसका कभी भी सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन नहीं रहा, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आपको 100% चीजें समझ में आएंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो ये था मैनेजमेंट का अर्थ। अब हम देखें सर मैनेजमेंट का इतिहास, हिस्ट्री पर यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि मैनेजमेंट सर पुराना कितना है, तो मुझे एक राइटर की डेफिनेशन याद आती है और उनका नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, C.N. ग्रेगर। C.N. ग्रेगर ने क्या कहा था, प्रबंधन उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव समाज है। क्या कहा था C.N. ग्रेगर ने, कि मैनेजमेंट या प्रबंधन उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव समाज है। इसका मतलब जितने समय से हम जिंदा हैं या हम
जब से हमें अपना होश है, जब से व्यक्तियों या मानव समाज की स्थापना हुई है ना, तब से मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट करता है। और मैं सी एन ग्रेगर के इस कथन का या उनकी इस डेफिनेशन का समर्थन करता हूँ। क्यों समर्थन करता हूँ? यदि हम कहीं और न जाएं, सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय इतिहास को ही झांक कर देख लें। अब इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी चीजों की कमी रही है या कमी पैदा की गई है ना। आप सभी को पता है हिस्ट्री या इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है या इसकी आवश्यकता क्यों होती है? ताकि आप जो है भूतकाल में या पास्ट में उन गलतियों को जान सकें, समझ सकें जो आपने पहले की हैं, और फ्यूचर में वो मिस्टेक आपसे दोबारा ना हो। इस कारण से आपके सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री, इतिहास पढ़ाया जाता है, और उसका कारण भी यही है। लेकिन यदि मैं इंडिया में, भारत में मैनेजमेंट या प्रबंधन के इतिहास की बात करूं, तो भारत में प्रबंधन का इतिहास, इंडिया में, हमारे भारत में मैनेजमेंट का जो इतिहास है वो शून्य है। अब आप कहेंगे सर भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा यहीं पर उत्पन्न हुए और उनसे भी पहले ना जाने कितनी और सभ्यता रही होंगी, शायद जिनके प्रमाण हमें ना मिले हों। फिर भारत में मैनेजमेंट शून्य कैसे हो सकता है? कारण है बेटा कि लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं रहा, है ना। उन देशों की हमेशा स्थिति इतिहास में बेकार रही है या बर्बादी की ओर रही है जिन पर बहुत आक्रमण हुए हैं, और हमारा देश उनमें से एक है जिस पर ना जाने कितने अलग अलग विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण किए, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। कारण क्या है? जब भी विदेशी आक्रमण होता था तो वो केवल उन राज्यों को ही नहीं नष्ट करते थे, बल्कि वहां उपलब्ध इतिहास से संबंधित जानकारियां भी नष्ट हो जाती थी। इस कारण से हमें इसकी हिस्ट्री हमें कभी पढ़ने ही नहीं मिली कि भारत में भी प्रबंधन का क्या इतिहास रहा। इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें विदेशियों का इतिहास ही पढ़ना पड़ता है। इंडिया का हमारे पास, भारत का हमारे पास कोई इतिहास है नहीं, जबकि हमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं हमारे देश में कि उसका हिस्ट्री मतलब उस समय के हिसाब से तो लोग कल्पना ही कर सकते थे, और आज भी कल्पना ही कर सकते हैं जितने बड़े काम उस समय किए गए। जैसे यदि मैं कुछ बातों की चर्चा करूं तो उसके लिए एक तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत है। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की चर्चा कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये फोटो मैंने कहाँ से ली है? ठीक है, महाभारत का युद्ध या महाभारत की वॉर का ये जो मैंने आपके सामने एक सीन जो है प्रस्तुत किया है। आप सभी जानते हैं कि इस लड़ाई में कई लाख, हजार नहीं बेटा, कई लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। अब आप सोच सकते हैं जब कई लाख लोग युद्ध लड़ रहे हैं तो उनके टीम लीडर भी रहे होंगे, वरना सैनिक को क्या पता कि उसको किस तरफ से लड़ाई करनी है, या उसका आज का मोर्चा क्या है, या उसको किस तरीके से काम करना है, ये कौन बताएगा? उसका टीम लीडर। टीम लीडर के ऊपर भी कोई व्यक्ति रहता होगा, जैसे शायद हम सेनापति कहते थे उस टाइम पर लोग, वो भी बताता था, गाइड करता था। उससे ऊपर उसका और बड़ा सेनापति या अध्यक्ष होगा, फिर राजा होगा उनका, है ना। इस तरीके से कई लोग रहते होंगे, वो भी क्या करते थे? मैनेजमेंट ही तो करते थे। भाई इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इतने लाखों लोगों का भोजन बनना, उनको कब कहाँ किस तरीके से लड़ना है, किसको कौन से हथियार का उपयोग करना है, आज का क्या काम रहेगा, ये कौन बताता होगा उन्हें? तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे भारत में मैनेजमेंट ना रहा हो, है ना। तो मैनेजमेंट हमारे लिए कोई नया नहीं था। मैंने आपसे कहा कि अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उस पर लिखे गए ग्रंथ या किताबें हमें प्राप्त नहीं है। लिखित प्रमाण ना होने के कारण कोई मान्यता नहीं मिलती इन सब बातों को, है ना, कि भाई इतना बड़ा मैनेजमेंट रहा होगा, या कभी किसी ने समय रहते इन पर प्रकाश नहीं डाला, और हमें ये चीजें कई और से सीखने की आवश्यकता पड़ रही है, और अफसोस के साथ हमें उन्हें ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वही हमारे एग्जाम का पार्ट बनने वाले हैं वही लोग। चलिए, तो भले ही इंडिया में, हमारे भारत में तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उस समय रहे जब लोग शिक्षा का मतलब नहीं जानते थे, पर फिर भी हमारे पास डाटा न होने के कारण जो हमारा, आप कह सकते हैं एनसीईआरटी, आपका जो सिलेबस है वो फॉरेन या विदेशी डाटा पर ही निर्भर है, और उन्हीं पर आने वाले आधारित प्रश्न ही हमारी बुक्स में मिलते हैं, और वही हमको पढ़ना पड़ेंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो भाई इतिहास के बारे में चर्चा करें तो भाई वो लाइन मैंने जो आपसे कही वो बिल्कुल सच साबित होती है कि क्या
कि प्रबंधन उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव समाज है। इसकी हिस्ट्री का हम कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते, जब से व्यक्तियों ने जन्म लिया है तब से प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। चलिए तो सर काफी पुराना है, हाँ बहुत पुराना है। अब मैं बात करूं अप्रोच की। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, है ना। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। तो हम यहाँ चर्चा करते हैं दृष्टिकोण की, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। समय समय के साथ प्रबंधन में परिवर्तन आते रहे, भाई कोई भी चीज हो टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट होती है ना। जैसे आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय पश्चात इसमें जो आप एप्लीकेशन का यूज करते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, है ना। उसका अपडेट का ऑप्शन आना शुरू हो जाता है कि अब इसको अपडेट कीजिए, नया वाला आ चुका है इससे। वैसे ही अप्रोच या दृष्टिकोण समय समय पर प्रस्तुत रहे कि भाई पहले जब इनिशियल लेवल पर रहा तो मैनेजमेंट क्या था, फिर क्लासिकल अप्रोच पर हम आए, फिर हम बिहेवियरल अप्रोच पर आए, क्वांटिटेटिव अप्रोच पर आए, और कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो वर्तमान में हम उपयोग में लाते हैं उसके संबंध में ये दृष्टिकोण है। अर्थात ये हिस्ट्री से ही संबंधित है, इतिहास में ही हम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के इतिहास में कि भाई ये मैनेजमेंट धीरे धीरे बढ़ा कैसे। मैंने आपको मैनेजमेंट का अर्थ समझाया, उसके शब्द का अर्थ समझाया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हमने उसकी हिस्ट्री देखी। अब हमने हिस्ट्री में ये देख रहे हैं कि ये डेवलप कैसे होता गया। भाई जहां से प्रमाण है हम चर्चा वहीं से करना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले कहा गया कि भाई जो इनिशियल अप्रोच है, या जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक दृष्टिकोण, है ना, इसे हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो ये है आपका प्रारंभिक दृष्टिकोण, इसको हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक दृष्टिकोण, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहेंगे क्लासिकल, क्लासिकल ही लिखेंगे इसको, है ना। क्लासिकल को हिंदी में और शास्त्रीय लिख सकते हैं आप सभी, शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, शास्त्रीय दृष्टिकोण। तीसरा है बिहेवियरल, व्यवहारिक, व्यवहारिक दृष्टिकोण, आप हिंदी में इनके नाम लिख लीजिएगा। अगला है क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक दृष्टिकोण, मात्रात्मक दृष्टिकोण। और सबसे लास्ट है कंटेम्परेरी अप्रोच, मींस समकालीन दृष्टिकोण। समकालीन का मतलब क्या होता है, एट प्रेजेंट जो चल रहा है लगभग उसके समान ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम यदि आपके इतिहास को बांट दें, प्रबंधन के इतिहास को, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टाइम टू टाइम हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन अपडेट होते हैं, हम किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप हो, जो भी हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो भी टाइम के साथ अपडेट मांगते हैं कि भाई अब इसका पुराना वर्जन आउट हो चुका है, नया डाउनलोड कीजिए, आप अपडेट करो खुद को। वैसे ही ये अप्रोच है जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रही हैं और इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आते रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका कई हजार वर्षों से जो चलता रहा, इसको कहेंगे प्रारंभिक अप्रोच का जो काम था सिर्फ योजना बनाना, है ना। योजना बनाने का काम ही यहाँ होता था प्रबंधन में, सिर्फ किसका काम था यहाँ पर, योजना बनाना, ठीक है। इनिशियल लेवल पर चलिए आपने अभी समकालीन वाला पढ़ा है ना। तो प्रारंभिक जो आप कह सकते हैं प्रबंधन था, उसका काम सिर्फ क्या था, योजना बनाना, है ना। योजना से संबंधित काम ही इसका था, क्योंकि लोग भाई स्टार्टिंग लेवल पर प्रबंधन को कुछ बहुत अच्छे से जानते नहीं थे। इनिशियल लेवल पर सिर्फ इसको योजना के रूप में रखा गया कि भाई योजना कैसे बनाई जाए, ठीक है। क्लासिकल जो अप्रोच है इसकी शुरुआत होती है 20वीं शताब्दी से, है ना। 20वीं शताब्दी से आप कह सकते हैं ये शुरू हुआ। अब इसके अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में सिखाया गया कि भाई मैनेजमेंट का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, है ना, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, यहां से प्रबंधन में नियम और सिद्धांतों की शुरुआत हुई, कहां से, इसी स्टेज से नियम भी शुरू हुए व सिद्धांत भी शुरू हुए। और नियम व सिद्धांत जो है क्लासिकल या शास्त्रीय
दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत हुई। प्रारंभिक में सिर्फ योजना बनाने का काम था, कोई नियम और रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। ठीक है, अलग अलग अप्रोच में नई नई चीजें ऐड होती रही। अब ये मत कहना कि सर पुराना योजना छोड़ दिया, नहीं बेटा, ऐड हो रहा है ना। मैंने आपसे कहा एप्लीकेशन अपडेट होता है तो नए फंक्शन जोड़ते हैं, पुराने जाते नहीं है ना, वो तो रहेंगे, कुछ नया भी हो जाएगा। तो ये योजना तो रही, मैं उनको रिपीट नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए 20वीं शताब्दी में नियम और सिद्धांत भी ऐड हो गए। व्यवहारिक में क्या हुआ सर? व्यवहारिक जब ये अप्रोच आई तब उस समय एक्चुअल में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, औद्योगिक क्रांति का समय था, जिस समय लगभग भारत के आजाद होने से कुछ वर्ष पहले की घटना है। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी, पूरे विश्व में नए नए उद्योग खुल रहे थे, नए नए इंडस्ट्रियां स्थापित हो रही थी। और उस समय एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती थी लोगों को, वो थे लेबर, है ना। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण जो रहा है वो श्रमिकों पर आधारित रहा है, लेबर पर, है ना। आप कह सकते हैं श्रमिकों के कार्यों पर केंद्रित रहा है, आप कह सकते हैं श्रमिकों के कार्यों पर केंद्रित रहा है। कौन सा? व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है वो श्रमिकों के कार्यों पर केंद्रित दृष्टिकोण रहा है। ठीक है, श्रमिकों के कार्यों पर केंद्रित दृष्टिकोण आपका व्यवहारिक कहलाएगा। चलिए, अब मात्रात्मक कैसे हुआ सर? ये अपडेट और होता गया, फिर पता लगा कि भाई सिर्फ काम कराना, योजना बनाना, नियम रूल्स रेगुलेशन डिसाइड कर देना, इससे बस काम नहीं चलेगा। हमारे पास डेटा भी होना चाहिए, पता कैसे चले कि कौन काम ठीक से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। पता कैसे चले कि कौन सी यूनिट कम प्रोडक्शन कर रही है। पता कैसे चले कि कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ रही है और हमारी योजना फेल हो रही है, या हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नई अप्रोच क्या देखने को मिली? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव अप्रोच। बोले क्या करें? तो बोले सांख्यिकी को इसमें इंक्लूड करो, है ना। स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, सांख्यिकी, है ना। कहीं ना कहीं आपने इसको शायद पढ़ा हो किसी ने, या आप कह सकते हैं कि इसी टाइम पर आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये कंप्यूटर युग की शुरुआत का समय था। यहाँ से लोगों ने डेटा को एनालाइज करना शुरू किया कि भाई डाटा जो है वो बहुत कीमती चीज है। यदि आपके पास किसी चीज का डाटा है, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ आगे ले जा सकता है ना। तो कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई, मात्रात्मक दृष्टिकोण इसमें जोड़ा गया, टेक्नोलॉजी आ गई। एक तरीके से आप इसको और ये कह सकते हैं कि यहाँ से तकनीकी शुरुआत की गई। क्या हुई? हमारी तकनीकी शुरुआत यहाँ से हमने करना सीखी। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, उपकरणों के द्वारा जो है मैनेजमेंट किया जाने लगा, है ना। कि कुछ चीजें जो है कंप्यूटर पर बेस्ड फिट करके हम उनका इस्तेमाल करना हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब समकालीन दृष्टिकोण की यदि मैं बात करूं, वर्तमान दृष्टिकोण की बात करूं, तो अब यहाँ पर जो है शोध का काम मैनेजमेंट में शुरू हो गया, है ना। शोधकर्ता, और कहाँ का शोध? अंदर का नहीं, कंपनी के या किसी जो है फर्म के अंदर का जो है डाटा कलेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं लोग। अब लोग कर रहे हैं बाहर के डाटा कलेक्शन का काम। तो शोध तो कर रहे हैं, लेकिन किसका शोध? शोध हो रहा है एट प्रेजेंट बाहरी वातावरण का। शोध किसका कर रहे हैं? बाहरी वातावरण का, सॉरी, शोध हो रहा है बाहरी वातावरण का। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस डाटा को अपने अकॉर्डिंग कैसे इस्तेमाल करना ये सीख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये बाहरी वातावरण की शोध से क्या नया कुछ मिल जाएगा? चलो, योजना बना रहे हो, नियम सिद्धांत बना रहे हो, लेबर से अच्छे से काम ले रहे हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैनेजमेंट में ये समकालीन या बाहरी शोध वातावरण ये क्या है सर? इसको और डिटेल से समझते हैं। मैं आपको बहुत दूर लेके नहीं चल रहा, बहुत रिसेंटली एग्जांपल समझा रहा हूँ। डेटा का इस्तेमाल या आपके मैनेजमेंट का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं और कैसे लोग अरबपति की ओर बढ़ रहे हैं। एक बहुत फेमस और चर्चा में आया नाम, वर्तमान में भी आपने उस व्यक्ति का नाम शायद जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं उन्होंने जरूर सुना होगा। उन व्यक्ति का नाम है, ये शायद परिचित आप सभी होंगे,
इस ग्रुप से आप अभी सभी परिचित होंगे, मुझे नहीं लगता कि जो मुझे लाइव देख रहे हैं शायद कोई इस ग्रुप से परिचित ना हो। अडानी ग्रुप, इनको पता था कि सर हमने जो है एक नया काम शुरू कर रहे हैं। किसका? सर हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, है ना, हम सर पोर्ट बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट कहलाते हैं एयरपोर्ट पोर्ट, है ना। इनमें लाखों करोड़ों टन जो है, अगर हम बात करें तो मटेरियल लग जाता है, जो कि स्टील और कंक्रीट होता है। अब आप सभी को पता है कि जब ये इस्तेमाल होने वाला है तो अडानी ग्रुप ने क्या मैनेज किया, इन्होंने शोध किया कि भाई कौन सी कंपनी ठीक है कि जिसके हम शेयर आज ही परचेस कर लें। ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलने वाले थे, ये इनको जानकारी मिल गई, उसके पहले ही इन्होंने एसीसी सीमेंट के शेयर खरीद लिए। क्यों खरीद लिए? उसका कारण है कि सर हम पोर्ट और एयरपोर्ट बनाएंगे, वहां से तो हमारा मुनाफा होना तय है, पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट पैसा देगी, लेकिन इनको बनाने में तो सीमेंट का इस्तेमाल होना है। और यदि हम सीमेंट कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेते हैं और उसी का सीमेंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बनाने में, तो सीमेंट की सेल बढ़ेगी, और सीमेंट की सेल यदि हमारी बढ़ेगी तो सीमेंट का शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, उसका मार्केट बढ़ेगा, तो यहाँ से एयरपोर्ट पर पोर्ट बनाने से भी जेब भरेंगे और सीमेंट बेच करके भी जेब भरेंगे। ये है समकालीन मैनेजमेंट। ये समझ रहे हैं आप? ये है बाहरी वातावरण का शोध, कि तुम क्या कर रहे हो, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा और उससे तुमको क्या फायदा मिलेगा, ये पहले ही पता लगा दो। ये है मैनेजमेंट, प्रबंधन। करोड़ों अरबों रुपए का फायदा अडानी ग्रुप को मिल रहा है सिर्फ सीमेंट से। ये पोर्ट एयरपोर्ट से तो मिलेगा ही मिलेगा बेटा, यहां से मिल रहा है। ये है मैनेजमेंट का तरीका, कि जब आपको पता है कि ये आपको काम करना ही है, तो क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि कोई और दूसरा ना कर पाए, है ना। तो वो आपका मैनेजमेंट का तरीका कहलाता है। ठीक है। अब रिलायंस की यदि आप चर्चा करें तो ऐसे ही रिलायंस भी काम करता है। सभी कंपनियां जो है सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालाइजिंग से ही बहुत कुछ गेन कर लेती हैं, जितना हम और आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा पैसा वो कमा लेते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज होती हैं, जिन्हें यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे मैनेजमेंट समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई प्रबंधन चीज क्या है ना। तो ये था सर बाहरी प्रबंधन। अब हम बात करते हैं कहाँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो हमने हिस्ट्री देखी, मैनेजमेंट का इतिहास देखा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई इनमें से ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी अप्रोच जो आपके दिमाग में ना बैठी हो कि सर ये क्या है, तो वो मुझे बताइए, मैं उसको और डिटेल से समझा दूंगा आपके लिए। ऐसे कोई भी अप्रोच जो किसी को प्रॉब्लम दे रही हो, जो भी इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, वो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाला बिहेवियर अप्रोच, व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है? व्यवहारिक दृष्टिकोण मैंने आपसे कहा श्रमिकों के कार्यों पर केंद्रित दृष्टिकोण रहा है। ठीक है। व्यवहारिक दृष्टिकोण जो था, एक्चुअल में क्या था पुराने समय में और चाहे अभी के समय में, यदि आप अपने घरेलू वातावरण में भी देखें, आपके घर पर यदि जो नौकर या जो लेबर काम करने आते हैं, उनका एक मोटिव होता है, वो है कि काम ना करना या काम चोरी करना या ठीक से काम ना करना, है ना। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या कई वर्षों पुरानी चली आ रही है, कि जब लोग ठीक से काम नहीं करते, तो यदि मैं वही बात फर्म या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, तो जब वो काम ठीक से नहीं करेंगे तो कंपनी या फर्म को नुकसान होगा, क्योंकि उनके ठीक से काम ना करने से उस फर्म की या कंपनी की इफिशियंसी या क्षमता घटेगी, उसका प्रोडक्शन घटेगा, और ऐसा घटने से उसे फायदा नहीं होगा, लॉस होगा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण में श्रमिकों की कार्यों पर केंद्रित का अर्थ मतलब ये था यहाँ, कि उनसे बेहतर तरीके से काम लिया जा सके ताकि फर्म का फायदा हो सके, है ना। तो यही है व्यवहारिक दृष्टिकोण। वो आपको सिखाता है कि भाई लोगों से काम कैसे लिया जाए, आप किसी से किस तरीके से काम निकलवा सकते हैं। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आपने देखा होगा कुछ आपके फ्रेंड भी ऐसे होंगे जो आपसे तभी बात करते होंगे जब उनका मतलब होगा, तभी वो आपसे व्यवहार बनाएंगे, तभी आपसे कुछ घनिष्ठता बढ़ाएंगे। क्यों? तो उन्हें आपसे काम है, काम निकलवाना जो है व्यवहारिकता का काम होता है, सभी के बस का नहीं होता है। ठीक है। तो वो जो है वैसे ही कंपनियों में था कि श्रमिकों के कार्यों पर केंद्रित का मतलब था कि उनसे बेहतर तरीके से काम लेना ताकि उनकी काम चोरी घटे। क्लियर हुआ? किसी और का कोई डाउट हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो बता सकते हैं।
हम उसको भी समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ डेफिनेशंस की चर्चा कर लें। अडानी जी की चर्चा तो हमने बहुत कर ली, उन्होंने पैसे बना भी लिए हैं। चलिए तो सबसे पहली डेफिनेशन जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वो है FW टेलर, है ना। इनका नाम आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, मैनेजमेंट के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं FW टेलर जी। ठीक है, अब इन्होंने अपने अलग सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो उन सिद्धांतों के माध्यम से इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन भी दी है, और वो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिखाई दे रही है। ये डेफिनेशन आप नोट जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है FW टेलर की। ठीक है, फिर इनके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, इनकी सारी बातों को भी हम समझेंगे, इनकी जितनी इन्होंने बुक पब्लिश की है वो भी लिखेंगे, क्योंकि इनकी बुक के नाम कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए, तो FW टेलर क्या कहते हैं, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम या सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। ये कहते हैं कि प्रबंध क्या है, यह जानने की कला है, आर्ट है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे अच्छा और सुलभ तरीका कौन सा है। ये इनकी डेफिनेशन है। अब FW टेलर कौन थे, ये डेफिनेशन तो देके चले गए, पर उससे पहले हमें पता हो कि ये है कौन। तो FW टेलर जी का मैं इतिहास आपको बता देता हूं। इनका जन्म जो है पेंसिल्वेनिया में हुआ था, है ना। इनका जन्म पेंसिल्वेनिया, ये पेंसिल्वेनिया कहाँ आता है सर, ये आता है अमेरिका में, US, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में हुआ था। और इनकी 20 मार्च 1856 को इनका बर्थ हुआ था, है ना। 20 मार्च 1856 में पेंसिल्वेनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन कुछ US में भी ली, बाकी की एजुकेशन इन्होंने फ्रांस और जर्मनी में भी ली। मतलब इनकी शिक्षा जो हुई है वो शिक्षा इन्होंने अमेरिका, US में भी ग्रहण की है, फ्रांस से भी ली है और जर्मनी से भी ली है। ठीक है, यहाँ इनकी शिक्षा हुई। अब इनके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो उससे पहले इनके बारे में जो इनको ख्यातियां मिली हैं उनको और हम लिख लें। ठीक है, तो ये इन्हें कहा जाता है फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन दी वर्ल्ड। ये दुनिया के पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, मतलब जो मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति इनको माना गया है। तो इनकी पहली उपाधि आप लिखिएगा, क्या कहेंगे हम, फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, इनको कहा गया फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इन्हें एक उपाधि और दी गई है और वो है वैज्ञानिक प्रबंध का पिता, है ना। इन्हें कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध का पिता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का पिता, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता या जनक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता या जनक, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। कई बार व्यापम चालाकी करता है, हिंदी में ना लिख करके वो इंग्लिश में ही लिख देता है, पर हिंदी के जरिए, है ना, कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा गया है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, FW टेलर। अब FW टेलर का पूरा नाम था फेडरिक विस्लो टेलर। इनका पूरा नाम लिखना भी चाहें तो आप पूरा लिख सकते हैं, FW टेलर इनका शॉर्ट नाम था। कई बार चालाकी ये भी होती है कि भाई पूरा नाम दे दे, आप सोचिए नया व्यक्ति कौन आ गया है तो सबने बताया नहीं था, है ना। तो FW टेलर का पूरा नाम है फेडरिक विंसलो। अब आधा ना भी लिख सकते हैं आप या बिंदी लगा दे, जैसी आपकी इच्छा। फेडरिक विंसलो टेलर, ये इनका पूरा नाम था, फेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट,
फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता या पिता, या इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इफिशियंसी मूवमेंट के जनक, फादर ऑफ इफिशियंसी efficiency movement, फादर ऑफ इफिशियंसी मूवमेंट। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता निर्धारित करने वाले। ठीक है, किसी का कोई डाउट है क्या बेटा? हैंड रेज किसने किया है? कोई डाउट? चलिए, तो फादर ऑफ इफिशियंसी मूवमेंट भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, या इन्हें एक नाम और है, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फादर ऑफ, मैं वो सारे क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको जो एग्जाम में आते हैं। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये इतने तो इनके खिताब हैं बेटा एफ.डब्ल्यू. टेलर के। फेडरिक विंस्लो टेलर, जन्म यूनाइटेड स्टेट पेंसिल्वेनिया 20 मार्च 1856, शिक्षा अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से ली। फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन्हीं को कहा गया। सबसे ज्यादा बार जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता या पिता कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यही आया है, वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, फादर ऑफ इफिशियंसी मूवमेंट भी इनको कहा जाता है और फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी इनको कहा जाता है। अब पहला तो आपको समझ में आता है कि मैनेजमेंट के कंसल्टेंट थे। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध की सिद्धांत इन्होंने ही दी। आपको जब रितेश सर मॉर्निंग लेक्चर में पढ़ाएंगे, ये उनके अंतर्गत आएगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो था उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, इन्होंने सिद्धांत अपने दिए थे वैज्ञानिक प्रबंध की। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता या जनक कहा गया। ठीक है, पहले दो रूल चलते थे, एक आपने सुना होगा, एक चीज हम कहते हैं थंब रूल, है ना? आप सभी जानते हैं थंब रूल। थंब रूल का मतलब जो हमेशा से जैसा होता है वैसा कर दो, काम बन जाएगा, थंब रूल कहलाता है। ठीक, ये कहते थे नहीं, थंब रूल मत चुनो, आप उसे साइंटिफिक तरीके से किसी काम को करो। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से आप, इनकी डेट बेटा 1915 में हुई थी, 1915 में इनकी मृत्यु हुई। डेट मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, ईयर 1915 है, इनकी फोटो पर भी लिखा हुआ है, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ भी लिख रखा है। ठीक है, डेथ इनकी 1915 में हुई, 1915 में हुई थी। तो ये जो है, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता या पिता क्यों कहा गया? क्योंकि इनके सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध पर आधारित थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये चाहते थे कि मैनेजमेंट में भी साइंस होना अनिवार्य है। ठीक है, अब अगला लिखा हुआ है फादर ऑफ एफिशिएंसी मूवमेंट। ठीक है, कार्य क्षमता का जो इन्होंने सिद्धांत लागू कराए वो क्या थे, उसके बारे में भी समझते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा इनकी हिस्ट्री में। इनकी हिस्ट्री में एफ.डब्ल्यू. टेलर जी की। एफ.डब्ल्यू. टेलर जी जो है बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं ले पाए। कारण था कि ये जो है कोई बड़े परिवार से बहुत ज्यादा नहीं थे। इनके पिता जो है वो एक आप कह सकते हैं वकील थे, एडवोकेट थे, पर उस समय एडवोकेट को बहुत ज्यादा जो है पैसे नहीं मिलते थे। तो जो है आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं ले पाए, और चूंकि शिक्षा के साथ साथ ये काम भी करते थे, और उस समय काम सिर्फ बहुत कम सीमित उपलब्ध थे, तो ये खदानों में काम करते थे। पहले आप सभी को पता है कि कोयले और जो है लोह अयस्क जो जमीन से निकाले जाते हैं, आयरन, स्टील, इनकी खदाने में काम करने के लिए बहुत सारे लेबरों की आवश्यकता होती थी। तो उस कारण से जो इनकी आंखें कमजोर हो गई, और आंखें कमजोर होने के कारण ये अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए एफ.डब्ल्यू. टेलर। और इन्होंने क्या किया, एक कंपनी ज्वाइन की। उस कंपनी का नाम क्या था? उस कंपनी का नाम था मिडवे स्टील। ठीक है,
एक कंपनी इन्होंने ज्वाइन की, मिडवेल स्टील, ठीक है। जब ये इस कंपनी में पहुंचे तो एफडब्ल्यू टेलर क्या देखते हैं, ये तो बहुत उल्टा काम चल रहा है यार। बोले सर कैसे का उल्टा काम चल रहा है? इन्होंने देखा कि लेबर सुबह सुबह अपने घर से आता है, वो अपने घर से अपना जो भी इक्विपमेंट है, जैसे जैसे हम वो कहते हैं गाड़ी या तसला कहते हैं आप, जैसे वो अपने घर से लेके आता है। वो जो फावड़ा जिससे काम करना है, खोदना है, वो सारे इक्विपमेंट घर से लेके आता है, ठीक है। फिर वही डिसाइड करता है कि आज हम क्या करेंगे, ठीक है, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसके साथ काम करेगा। तो इन्होंने देखा कि यार ये तो आधे से ज्यादा टाइम इसी को डिसाइड करने में वेस्ट कर देते हैं, काम क्या करते होंगे। ये तो सुबह से आके 1-2 घंटे यही डिसाइड हो रहा है कि कौन किसके साथ काम करेगा, क्या काम करेगा, घर से सामान लेके आ रहे हैं। ये इनको जब समझ में नहीं आया तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इससे लोगों की इफिशियंसी पर इफेक्ट पड़ता है, आप इन्हें बेहतर तरीके से काम पर लगाइए, ये लोग काम चोरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सिद्धांत ये लेकर के आए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इफिशियंसी मूवमेंट भी कहा गया। दूसरी चीज इन्होंने ये भी कहा कि यदि आप संस्था में जो अच्छा काम करते हैं और जो ठीक काम नहीं करते, उन्हें एक समान यदि आप वेतन देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो ठीक से काम कर रहा है उसका भी ये लगेगा कि भाई जो नहीं कर रहा उसको भी उतना ही मिल रहा, और हम इतना करके परेशान हो रहे हैं, हमको भी उतना ही मिल रहा। तो जो ठीक काम कर रहा है वो ठीक से काम करना बंद कर देगा। इनका मानना था कि भाई दो तरीके लोग संस्था में होते हैं, एक वो जो अपना काम ठीक से करते ही नहीं है, जिनकी मानसिकता ही यही है कि हमको ठीक से करना ही नहीं है। दूसरे वो जो इन लोगों के साथ रह के बिगड़ जाते हैं, है ना। आपने देखा हो ना, बचपन में मम्मी कहती थी बेटा उसके साथ मत रहो बिगड़ जाओगे। कारण क्या था कि बेटा उसकी मानसिकता ही ठीक नहीं है ना। तो वही कारण था कि भाई इन्होंने देखा कि लोग बिगड़ रहे हैं, इसका कारण भी ये लोग हैं जो ठीक से काम नहीं करते। तो इफिशियंसी से पेमेंट दो, जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, जो कम करेगा उसको कम पैसा। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, है ना। और इंजीनियरिंग के दौरान इन्होंने नई नई कंपनियों में नए नए मूवमेंट लेकर के आए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहा गया। तो इन्हें जितने खिताब मिले हैं मैंने आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया। चलिए अब हम चर्चा कर ले इनकी, शायद कुछ किताबों के बारे में भी लिख लिया जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। एफडब्ल्यू टेलर, इतनी जानकारी आपसे छूटी तो नहीं, जितनी मैंने आपको अभी यहाँ बताई है ये छूटना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए तो अब मैं आपको लेके चलता हूं इनकी थोड़ी सी और बुक्स की जानकारी के बारे में। चलिए बुक्स इन्होंने कौन कौन सी पब्लिश की और उन बुक्स का क्या क्या रिकॉर्ड रहा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं चूंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। चलिए जो रिकॉर्ड देखेंगे उनके पास तो बेटा रिपीट करने का ऑप्शन होता है ना, वो मुझे कई बार सुन सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपके लिए नया बोर्ड लेके आ सकता हूँ वैसे मुझे कई बार सुन सकते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं भाई इनकी कुछ बुक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इनकी किताबें रही हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में कई क्वेश्चन आए हैं। इसमें से मैं क्रम बाय क्रम आपको लिखाऊंगा, जैसे जैसे अब उस समय जो किताबें कम जो आप कह सकते हैं पेपर पब्लिकेशन ज्यादा होता था, मतलब उस समय उसको पेपर कहा जाता था जब किताब पूरी तरीके से किताब का स्वरूप नहीं लेती, कच्चा माल जिसे आप कह सकते हैं उसको पेपर कहते हैं, पेपर पब्लिश होते थे। तो पहला पेपर जो इनका पब्लिश हुआ था जो इम्पोर्टेंट है वो हुआ था पीस रेट सिस्टम। एक्चुअल में हिंदी नाम इनके कुछ भी नहीं है, मैं आपको इंग्लिश को ही हिंदी करके लिखा रहा हूँ बेटा, है ना। आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। पीस रेट सिस्टम, ठीक है। ये इनकी पहला पेपर था जो कि 1985 सॉरी 1895 में, एक्चुअली क्या है कि अपनी आदत खराब हो चुकी है ना, 1895 में पब्लिश हुआ, ठीक है, पहला पेपर, या आप इनकी पहली बुक कह सकते हैं। दूसरा पेपर या दूसरी बुक इनकी जो पब्लिश हुई वो थी शॉप मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट के बारे में, शॉप मैनेजमेंट के बारे में पब्लिश हुई जो की थी 1903 में ये बुक पब्लिश हुई। तीसरा मैंने आपसे कहा था कि मिडवे स्टील नाम की कंपनी में काम करते थे। अब स्टील वाली कंपनियां क्या करती हैं, जब रॉड बनाती हैं उसकी कटिंग कटिंग का काम भी होता है,
तो उस समय उस पर भी इन्होंने एक बुक लिखी जो की थी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। क्या थी बुक का नाम? आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, है ना। मेटल्स मींस आप समझते हैं धातु, है ना। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। बिल्कुल बेटा, ये बुक के बारे में आता है, क्वेश्चन आता है तभी आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये बुक आई थी 1905 में। और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो इनकी बुक पूछी गई है, या आप कोई भी जर्नल किताब जो भी आप पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा इनकी बुक जिसका नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आई है, वेरी आईएमपी, सबसे ज्यादा एग्जाम में जिस बुक के बारे में इनका पूछा गया है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक, मैंने आपसे कहा था वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बुक आई थी 1911 में। ये ईयर भले ही याद ना रखें, बुक का नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एग्जाम में आई है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो इनकी बुक थी वो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। वैसे इन्होंने इतनी बुक लिखी है, पर उसमें से सबसे ज्यादा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे ज्यादा एग्जाम में आई हुई है। अब पीस रेट सिस्टम वाली जो इनकी बुक थी, इसी की मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो अच्छा काम करेगा ज्यादा काम ज्यादा वेतन, कम काम कम वेतन, ये पीस रेट सिस्टम ये वही था। इसी के बारे में मैं आपको भी समझा रहा था इनके बारे में। चलिए, तो ये थे हमारे F.W. टेलर, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी और इंट्रोडक्शन हमने समझा। चलिए, आज का मैनेजमेंट का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर कल मिलेंगे, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई जानकारियों को हम समझेंगे। चलिए, किसी को आज के सेशन में कहीं डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।